प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और पास में लगे बेल आइकन को दबाइए। नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव, पेज नंबर 1 मेरे नोट्स के। हैलोजन डेरिवेटिव्स, इस लेसन को अपन हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स के नाम से भी पुकारते हैं। किसी हाइड्रोकार्बन में यदि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। The halogen derivatives of aliphatic and aromatic hydrocarbons are called haloalkanes and haloarenes। यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है दैट मीन्स बेंजीन है, बेंजीन की एक H निकल गई और उसके स्थान पे Cl आ गया, तो जो कंपाउंड बनता है, डेरिवेटिव बनता है, उसको अपन हेलोएरीन्स कहते हैं। When one or more than one hydrogen atom of aliphatic or aromatic hydrocarbon is replaced by halogen atoms such as fluorine, chlorine, bromine, iodine, we get haloalkanes and haloarenes respectively। haloalkanes RX से प्रदर्शित किए जाते हैं। haloalkanes are represented by RX where R is alkyl group and X is halogen atom, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine। Haloarenes, they are represented by ARX where AR is aryl group, that is arene। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेलोएल्केन्स को, जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1X या जिसे अपन RX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। X मैंने आपको बताया क्या है, FClBrI। यहाँ पे N की संख्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 आदि हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं इनकी नेमिंग, कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग। जब इनकी IUPAC नेमिंग करते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना है कि IUPAC नेम होता है इनका हेलोएल्केन और कॉमन नेम होता है एल्किल हैलाइड। फर्स्ट एग्जांपल CH3Cl, ओनली वन कार्बन एटम इज देयर, सो कॉमन नेम ऑफ इट इज मैथिल क्लोराइड एंड IUPAC नेम क्लोरोमेथेन। एग्जांपल नंबर 2, कॉमन नेम ध्यान रखिए, याद रखना है, अलग हटके इसका कॉमन नेम है। एक कार्बन है, 2 क्लोरीन है, तो इसका कॉमन नेम है मेथिलीन क्लोराइड। IUPAC नेम डाइक्लोरोमेथेन। एग्जांपल नंबर 3, कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म, याद रखना है। IUPAC नेम क्या होगा इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन। एग्जांपल नंबर 4, 4 क्लोरीन है इसलिए टेट्राक्लोरो और एक ही कार्बन है इसलिए मीथेन, तो इसका IUPAC नेम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट वर्गीकरण, दैट मीन्स डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन अपन देखते हैं हैलोजन परमाणुओं के आधार पर। उससे पहले मैं बता दूं कि हेलोएल्केन्स को 6 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आधार या बेसिस है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इस आधार पर इन्हें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज मोनोहेलोएल्केन। मोनोहेलोएल्केन देखिए, मोनोहेलोएल्केन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे एल्केन्स जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस या प्रतिस्थापित कर दिया गया है। एग्जाम्पल इज CH3Cl, यहाँ पे CH4 की एक H को हटा के Cl एक एटम लगा दिया गया है, इसलिए मोनोहेलो और एल्केन के डेरिवेटिव हैं ये, तो इसका एग्जाम्पल हो गया CH3Cl। अनदर एग्जाम्पल एथेन की एक H हट गई, एक Cl आ गया। अनदर एग्जाम्पल आइसोप्रोपेन की एक H हट गई और एक Cl आ गया। सेकेंड, डाइहेलोएल्केन, दैट मीन्स यदि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हैलोजन एटम हैं, ये दोनों हैलोजन एटम सेम भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे हो सकते हैं और डिफरेंट कार्बन पर भी हो सकते हैं। ऐसे हेलोएल्केन डाइहेलोएल्केन्स कहलाते हैं। सम एग्जांपल्स आर रिटन देयर, यू मे सी।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ट्राई हेलो एल्केन्स। ट्राई हेलो एल्केन्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से यदि अपन 3H हटा दें और उसके स्थान पे 3Cl लगा दें, ये तीनों Cl एक कार्बन पे भी हो सकते हैं, ये तीनों Cl जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट एग्जाम्पल में अलग अलग कार्बन एटम पर भी हो सकते हैं। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन एटम हैं तो अपन उसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। तो फर्स्ट बेसिस हुआ इनका वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, वो है नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन एनी हेलो एल्केन्स। सेकेंड जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसका आधार है मोनो हेलो एल्केन्स को हैलोजन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणुओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मोनो हैलोजन alkanes are classified further into 3 categories based on the degrees of carbon atom to which halogen is attached। इस आधार पर हेलो एल्केन्स को अगेन 3 भागों में बांटा है। पहले को बोला है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड एग्जाम्पल्स देखिए आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम का क्या मतलब है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब है ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। सेकेंड द्वितीयक एल्किल हैलाइड, दैट मीन्स सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल देखिए, इसमें हैलोजन एटम जो है वो सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड एग्जाम्पल देखिए, इसमें हैलोजन एटम जो है वो 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ये हो गई 2 बेसिस क्लासिफिकेशन के। थर्ड हेडिंग है एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड आपको एलिल ग्रुप का फॉर्मूला याद करना होगा। एलिल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है ये मैंने पेज नंबर 2 पे बॉक्स में मार्क कर रखा है। देखिए वाइनिल ग्रुप में होते हैं 2 कार्बन एटम और उनके बीच में होता है डबल बॉन्ड। एलिल ग्रुप में 3 कार्बन एटम होते हैं। अब ध्यान से सुनना, और एक डबल बॉन्ड तो होता है, पर जिस एंड पे डबल बॉन्ड है उससे एक एंड पे तो डबल बॉन्ड है और एक एंड से जो है ये चेन विस्तार पाती है। ध्यान से सुनिए, जहां डबल बॉन्ड है वहीं पे डैश मत लगा दीजिएगा। तो एलिल ग्रुप क्या हुआ, कार्बन नंबर इसमें कितने हैं 3, एक छोर पे डबल बॉन्ड है और दूसरे एंड पे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड में ये तो एलिल ग्रुप हुआ। अब एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, 2 एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें हैलोजन एटम जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जिस आगे कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, या अपन कह सकते हैं कि वो कार्बन डबल बॉन्डेड होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप एरोमेटिक से रिलेटेड। इस एग्जाम्पल में देखिए इसका नाम है 3 क्लोरोहेक्सीन। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्लोरीन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वो नेक्स्ट जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड है, या वो नेक्स्ट जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एलिलिक हैलाइड का मतलब हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड आपने बेंजिल ग्रुप का फॉर्मूला याद करा है C6H5CH2। तो बेंजिलिक हैलाइड मतलब C6H5CH2Cl। बेंजिलिक हैलाइड कहते किसे हैं, बेंजिलिक हैलाइड में Cl एटम जो है वो सीधे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो है वो सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट आ जाइए वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिल ग्रुप आपको पता है, मैंने पेज नंबर 2 पे मार्क कर रखा है। वाइनिल ग्रुप क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश। वाइनिलिक हैलाइड का मतलब क्या है, वाइनिल ग्रुप से Cl जुड़ा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन पर क्या होती है, डबल बॉन्ड से फर्दर वो जुड़ा हुआ होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए वाइनिल क्लोराइड, दूसरे एग्जाम्पल को देखिए क्लोरोप्रोपीन। इसमें भी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड है। एरोमेटिक का एग्जाम्पल देखिए 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन में क्लोरीन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उस कार्बन पर क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। लास्ट
एग्जाम्पल है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब C6H5Cl या C6H5X। एरिल हैलाइड वे हैलाइड होते हैं जिसमें क्लोरीन एटम जो है वो सीधे ही किससे, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट, हेलो एल्केन्स में CX बंध की प्रकृति, that means nature of CX bond in haloalkanes। haloalkanes मतलब आपको दिखाई दे रहा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CX। X मीन्स हैलोजन। हैलोजन अपन ने यहाँ पे लिया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऊपर गिन लीजिए, 2 + 2 + 6 + 2 + 5 इट इज इक्वल टू 17। या अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं Ne 3s2 3p6। यदि अपन इनका बॉक्स बना के यानी कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2। 3p में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 5। 3p में आपको दिखाई दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फुली पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। यस, नेक्स्ट देखिए CH3Cl का कक्षक आरेख, दैट मीन्स ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl। CH3Cl को मैंने ड्रॉ कर रखा है, जरा ध्यान से देखिए। CH3Cl में सेंट्रली लोकलाइज्ड केंद्रीय स्थित कार्बन परमाणु पर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण आपको क्या दिखाई दे रहा है, sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। अब इसमें कार्बन की 3 बॉन्ड्स पर तो H जुड़े हुए हैं, परंतु चौथी बॉन्ड पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl। और आपको पता है कि बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग अति व्यापन के कारण बनता है। Cl p ब्लॉक एलिमेंट है और कार्बन पर संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो C और Cl के बीच में जो ओवरलैपिंग है उसका क्या नाम होगा, sp3p अतिव्यापन या sp3p ओवरलैपिंग। आप ऊपर दिखाई दे रहा है, मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3p का 3px भरा हुआ है, 3py भरा हुआ है, 3pz जो है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। और आपको पता है ओवरलैपिंग में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, 3pz। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन यौगिकों में CX बंध का जो निर्माण होता है वो कार्बन के sp3 संकरित हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल व Cl के 3pz हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के sp3p बोलिए या sp3pz ओवरलैपिंग से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, CX बॉन्ड की नेचर जो होती है वो होती है ध्रुवीय सहसंयोजक, दैट मीन्स पोलर कोवेलेंट। क्यों हुई भाई पोलर कोवेलेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे C और X दोनों की विद्युत ऋणताओं में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस। जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो दोनों एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, खींचता है, उसके ऊपर पार्शियल यानी कि आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो देता है उसके ऊपर आंशिक या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 3 पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण उसने इलेक्ट्रॉन लिया, पर ये पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं। जब किसी भी बॉन्ड में पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं तो अपन कहते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, पार्शियली आयोनाइज्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब कोई भी बॉन्ड पार्शियली आयनाइज हुआ यानी कि एक ने दिया दूसरे ने लिया या दूसरे ने खींचा, इस खींचातानी में बॉन्ड क्या हो जाता है, अपने 180 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाता है। इस रोटेशन को अपन बोलते हैं, और दो पोल्स भी डेवलप हो गए तो अपन बोलते हैं इसको डाईपोल मोमेंट, हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि जब किसी भी बॉन्ड में, और एक बॉन्ड दो एटम्स के बीच में ही बनेगी, तो दो एटम्स के ऊपर जब पोल डेवलप हो गए, चार्ज डेवलप हो गए, और इन चार्ज डेवलपमेंट के कारण ये बॉन्ड जो है वो 180 डिग्री एंगल से क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। तो इस रोटेशन को अपन बोलते हैं आघूर्ण या मोमेंट, डाईपोल मोमेंट। तो जिस हैलोजन एटम में की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है
वो अपने एक्सिस से उतना ही ज़्यादा घूम जाता है, यानी कि उसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है, या मैं कहूँ कि वो कोवेलेंट बॉन्ड में उतने ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, CH3Cl, CH3Br, CH3I, क्या डिफरेंट है? ClBrI। डिफरेंट से ही हमारा आंसर आएगा। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट का मान भी क्या होगा, वैल्यू भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि इसका मूवमेंट थोड़ा कम होगा, तो डायपोल मोमेंट का मान और कम हुआ। CH3I में डायपोल मोमेंट का मान और भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स के विरचन की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियां। पहली विधि है एल्केनो से, फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स मीन्स होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट मीन्स Hν, या हायर टेम्परेचर पर भी अपन ये रिएक्शन करा सकते हैं। जब मेथेन की क्लोरीन से इन कंडीशंस पे रिएक्शन कराई जाती है तो एक Cl रिप्लेस हो जाता है, एक CH4 का एक H रिप्लेस हो जाता है Cl से और बनता है CH3Cl प्लस HCl। दैट मीन्स हेलो एल्केन्स इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि वास्तव में ये रिएक्शन होती किस तरीके से है। हमने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा कि शायद सिर्फ CH3Cl बनता है, ऐसा नहीं है। एल्केन्स बनाने की फर्स्ट विधि में ही जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को आप देखिए, ये रिएक्शन भी फर्स्ट रिएक्शन के समान ही आपको नजर आ रही है, वास्तव में है भी। CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब ये रिएक्ट करते हैं तो CH4 की बेटा 4 H हैं, एक एक करके H आपको दिखाई दे रहा है, रिप्लेस होती जाएंगी Cl से। पहली एक H रिप्लेस हुई, क्या बना, CH3Cl। उसी कंडीशंस पे फिर एक और H रिप्लेस हुई, क्या बना, CH2Cl2। फिर एक और H रिप्लेस हो गई, CHCl3। फिर अंत में सारी H रिप्लेस हो गई और बन गया CCl4। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब CH4 Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करता है तो सिर्फ CH3Cl मेन प्रोडक्ट नहीं बनता, CH2Cl2 भी और CHCl3 भी और CCl4, ये चारों ही मेन प्रोडक्ट्स के रूप में बनते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब CH4 Cl2 से सनरेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। सेकेंड रिएक्शन को समझाने से पहले मेरे को आपको 2-3 शब्द जो कि अपन ने 11वीं क्लास में भी देखे थे आपको रिवाइज करा दूं। पहला कि आप इलेक्ट्रो स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझाने के लिए मुझे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल दैट मीन्स E+ को भी समझाना होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है दैट मीन्स उसमें क्या पाया जाता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वी स्थानीकृत दैट मीन्स डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड तो होते हैं परंतु ये ऐसा लगता है कि ये केंद्र जो हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चारों तरफ घूमते ही रहते हैं, डीलोकेलाइज्ड वी स्थानीकृत होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच केंद्र दिखाई देता है उसके ऊपर पहले आक्रमणकारी का कौन आक्रमण करेगा, कौन अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे अपन कहते हैं E+ या इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे अपन केमिकल रिएक्शन जो देख रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है प्रोपीन HCl से रिएक्ट कर रहा है। प्रोपीन जब HCl से रिएक्ट कर रहा है तो पहले H+ रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोपीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या केंद्र की तरह दिखाई देता है। तो इसमें कैसी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। दूसरी बात, जब कभी भी अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड होता है और कार्बन एटम की संख्या मोर देन 2 होती है तो अपन इसे कहते हैं असममित असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, दैट मीन्स एसिमेट्रिक कार्बनिक यौगिक। जबकि एसिमेट्रिक भी है और क्या है, ये अनसैचुरेटेड भी है। तो जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड असममित असंतृप्त होता है
और उसके ऊपर एडिशन रिएक्शन होता है तो हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार ही होता है। यदि इसी रिएक्शन में अपन कंडीशन डाल दें परऑक्साइड तो ऐसे केस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो अब नेक्स्ट बात आई मार्कोनिकॉफ योग क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ योग क्या है। मार्कोनिकॉफ योग में आक्रमणकारी का या जो जुड़ रहा है उसका नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो, कम, और एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका उल्टा होता है। इन सब बातों को रिवाइज करते हुए अपन वापस आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकेंड रिएक्शन पर। सेकेंड रिएक्शन है एल्कीन्स पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग के द्वारा, दैट मीन्स एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन्स। तो देखिए केमिकल रिएक्शन, प्रोपीन पर जब HCl की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। नीचे रिएक्शन देखिए, यदि इसी रिएक्शन में अपन कंडीशन डाल दें परऑक्साइड और HBr का एडिशन हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें देखने का कि आ जाइए वापस से ऊपर जो रिएक्शन मैंने लिखी है उसको देखिए, प्रोपीन प्लस HCl वाली विदाउट एनी कंडीशंस। अब यदि हम HCl के स्थान पे HBr ले लें, HI ले लें, तो कौन सी कंडीशन में रिएक्शन फास्ट होगी? HCl के साथ प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, HBr के साथ जल्दी बनेगा कि HI के साथ? तो HI के साथ हेलो एल्केन्स जल्दी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है HI, HBr, HCl में HR कॉमन, जो डिफरेंट है उसी से आंसर आएगा I, Br और Cl। HI में I का आकार बड़ा होने के कारण H और I के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? लूजली बॉन्डेड, वीक बॉन्ड होगा। इसलिए HI जब आक्रमण करेगा तो H और I के बीच की बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगी, जल्दी से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट की प्राप्ति भी जल्दी से हो जाएगी। नेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन नंबर थर्ड, एल्कोहल से फ्रॉम एल्कोहल। इसमें नंबर 1 एल्कोहल व हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया से रिएक्शन विद एल्कोहल टू हैलोजन एसिड। रिएक्शन देखिए, मेथनॉल HCl से रिएक्ट कर रहा है, कंडीशन है गरम, HCl गैशियस फॉर्म में, क्योंकि गैशियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में लेने पर रिएक्शन की रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। कंडीशन है गर्म करना और निर्जल जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। याद रखें जैसे पिछले साल आपने देखा था कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है या P2O5 है तो वाटर का रिमूवल होगा क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जली कारक है। तो आज तीसरा निर्जली कारक आ गया, डिहाइड्रेटिंग आ गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आ गया निर्जल जिंक क्लोराइड या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो जब कंडीशन गिवन है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड तो ये दोनों रिएक्टेंट में से अपन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे और बन जाएगा CH3Cl और वाटर। ये नेम रिएक्शन भी है, इसको बोलते हैं ग्रोव प्रक्रम, साइंटिस्ट का नाम ग्रोव, और ये ग्रोव प्रोसेस के नाम से भी पुकारी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यदि अपन HCl के स्थान पे ले लें HBr तो कंडीशन यदि अपन ने ली कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो हमें पता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, गर्म कर देंगे और साथ में क्या डाल दिया, NaBr भी डाल दिया गया। तो क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। जैसे मैंने आपको सेकेंड रिएक्शन में बताया था कि यहाँ पे HCl, HBr, HI लेने पर, किनके लेने पर रिएक्शन फास्ट होगी, तो अंडरस्टूड हो गया HI लेने पर रिएक्टिविटी क्या होगी, यानी कि हेलो एल्केन्स का निर्माण जल्दी से होगा। नेक्स्ट अब जरा देख लें कि सारी रिएक्शंस में अभी तक अपन ने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, यदि अपन 2 डिग्री ले लें या 3 डिग्री ले लें, कौन से अल्कोहल को लेने पर रिएक्टिविटी फास्ट होगी। अब आप अपना, यदि आपके पास पेन है तो उठा के 3 डिग्री अल्कोहल लिखें, 2 डिग्री अल्कोहल लिखें, 1 डिग्री अल्कोहल लिखें, या बुक में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दीज टर्म्स आर रिपीटेड, 11th में भी थी। तो 3 डिग्री अल्कोहल में आप देखेंगे कि एक कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। 2 डिग्री में कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा, 2 डिग्री से 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा। और 1 डिग्री में आपको विदित हो रहा है, दिख रहा है कि 1 डिग्री कार्बन एटम एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि अल्काइल ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स हैं। तो देखिए 3 डिग्री अल्कोहल में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होने के कारण केंद्रीय कार्बन एटम के ऊपर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो
O जो है वो उस कार्बन से इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बॉन्ड जो है वो जल्दी से टूट जाएगा, और जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी ही जल्दी नया बॉन्ड बनेगा, दैट मीन्स उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से, इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन के रूप में भी नाम दिया गया डार्जन अभिक्रिया। देखिए, when methanol react with thionyl chloride in the presence of pyridine, pyridine का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, बुक्स में नहीं है, C5H5N। इसकी नेचर भी आपको पता होनी चाहिए, ये क्षार है। देखिए, रिएक्शन इज वेरी सिंपल। क्या बन जाएगा? SO2 गैस निकल जाएगी, HCl गैस निकल जाएगी और बन जाएगा CH3Cl। ऐसा कहा जाता है कि हेलो एल्केन्स के निर्माण की सबसे अच्छी विधि का नाम है डार्जन विधि या थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में देखिएगा जो एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है वो प्योर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें SO2 गैस या वाष्प होने के कारण ये शीघ्रता से क्या हो जाती है? उड़ जाती है। HCl की नेचर एसिडिक है, इसलिए ये क्षार जो है पिरिडीन, उसके द्वारा क्या कर दी जाती है? एड्सॉर्ब कर ली जाती है, यानी कि मीडियम क्या हो जाता है? उदासीन, न्यूट्रल। तो थायोनिल क्लोराइड से की अभिक्रिया जब CH3OH से कराई जाती है तो जो एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है वो प्योर होती है। क्यों होती है? समझ में आ गया मेरे ख्याल से। परंतु डार्जन अभिक्रिया के द्वारा CH3Br नहीं बनाया जा सकता, CH3I नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि SOCl2 का तो अस्तित्व है, पर SOBr2 वो क्या है? बहुत ही अस्थायी है, अनस्टेबल है। जो खुद ही अनस्टेबल है उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए CH3Br नहीं बनता। SOI2 अज्ञात है, नॉट नोन, इसलिए जब वो है ही नहीं तो उसके द्वारा CH3I का निर्माण संभव नहीं है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कोहल की फॉस्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड। देखें, CH3OH की PCl5 से अभिक्रिया के द्वारा। आपने पिछले साल भी देखा है कि PCl3 बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉस्फोरस के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वह आराम से PCl5 जिसका एटॉमिक नंबर है 15 मतलब 285, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके? 5। परंतु इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निर्माण में भाग लेते हैं। परंतु आपको ये भी पता है कि फॉस्फोरस में रिक्त वेकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, इसलिए ये अपनी वैलेंसी का विस्तार कर लेता है। इसमें 3 बॉन्ड भी बनते हैं, स्टेबल 3 बॉन्ड्स, और ये 5 बॉन्ड्स भी बना सकता है। स्टेबल बॉन्ड्स बनते हैं 3, 5 बना लेता है वो बात अलग है। इसलिए जब PCl5 किसी से भी रिएक्ट करता है तो वो स्प्लिट होता है PCl3 और Cl2 में। तो देखें फर्स्ट रिएक्शन, CH3OH जब PCl5 से रिएक्ट करता है तो देखिए PCl3 और Cl2 दो मैंने अलग अलग लिख रखे हैं। PCl3 सदा O से रिएक्ट करता है, ये याद रखना। तो क्या बन गया? POCl3, दूसरा प्रोडक्ट बन गया HCl और मेन प्रोडक्ट बन गया CH3Cl। यदि अपन PCl3 की CH3OH से रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? ध्यान दें, CH3Cl तो बनेगा ही बनेगा, परंतु साथ साथ क्योंकि अपन Cl के कितने एटम्स हैं? 3, तो अपन मेथनॉल को कितने से बैलेंस करेंगे? 3 से। तो 3 मॉलिक्यूल बन गए CH3Cl, और याद रखिएगा एक प्रोडक्ट बनता है H3PO3 जिसका नाम है फॉस्फोरस अम्ल। हम नेक्स्ट मेथड से भी इसी रिएक्शन को रिपीट कर सकते हैं। देखिए CH3OH की रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन देखिएगा B में CH3OH की रिएक्शन मैंने करा रखी है, PCl3 ना लेकर क्या ले रखा है? PBr3। ये कह रहे हैं कि यदि अपन PBr3 डायरेक्टली प्रिपेयर्ड ना लें, फॉस्फोरस अलग ले लें, ब्रोमीन अलग ले लें, तो भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इससे ऊपर वाली रिएक्शन को देखना कि PBr3 डायरेक्टली ना लेकर अपन ने क्या लिया है? रेड फॉस्फोरस प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ Br2, तो क्या बनता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ PBr3, दैट मीन्स फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। तो अपन ने PBr3 डायरेक्टली ना लेकर इनडायरेक्ट ले लिया, कोई बात नहीं। रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर मैनर में ही होगी। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3OH प्लस PBr3 will give you 3 molecules of CH3Br plus H3PO3. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फोर्थ, हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। फर्स्ट है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन।
फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में ध्यान देना, फिंकेल्स्टीन साइंटिस्ट ने सिर्फ RX में सारे X नहीं, सिर्फ I, CH3I, C2H5I, दैट मीन्स RI का ही निर्माण बताया। तो देखते हैं उसने क्या लिया। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब समझने की कोशिश करें। CH3Cl प्लस NaI क्या लिया गया है? एसीटोन। उसने जो सॉल्वेंट लिया है वो लिया है एसीटोन। एसीटोन क्या है आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए NaI और NaCl क्या होते हैं? आयनिक, जबकि NaI क्या होता है? कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजक। तो मैंने आपसे कहा कि इसने सिर्फ क्या बनाया? RI बनाया। इस मेथड द्वारा CH3Cl CH3Br नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि फिंकेल्स्टाइन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कंडीशन आपको याद रखनी है। उसने क्या सॉल्वेंट लिया? एसीटोन। एसीटोन क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट समान को घोलता है, तो क्या लेंगे? NaI। NaI भी कोवेलेंट है, एसीटोन भी कोवेलेंट है। तो CH3Cl NaI से जब रिएक्ट करता है तो Cli के द्वारा क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है और बन जाता है CH3I और NaCl। दूसरी रिएक्शन देखिए, CH3Br प्लस NaI, एसीटोन गर्म करने पर क्या बनेगा? CH3I प्लस NaBr। दैट मीन्स फिंकेल्स्टाइन द्वारा क्या बनता है? RI। कंडीशन याद रखना, एसीटोन। वाई वी आर नॉट यूजिंग NaCl एंड NaBr, इट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज में ही देखना, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट ने सिर्फ RF का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? RF का। इस रिएक्शन को देखनी, उसने क्या लिया? उसने लिया CH3I, C2H5I भी ले सकते हैं बट I इज कंपल्सरी, प्लस उसने क्या लिया? सिल्वर फ्लोराइड AgF। तो यहाँ पे भी हैलोजन एक्सचेंज आपको दिखाई दे रहा है। I के स्थान पे F आ जाएगा और F के स्थान पे I चले जाएगा और बन जाएगा CH3F प्लस AgI। नेक्स्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन में देखिए इस रिएक्शन को सिल्वर एसीटेट प्लस ब्रोमीन प्लस CCl4, याद रखना CCl4 अक्रिय सॉल्वेंट है, नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट है। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, AgBr बन जाएगा और मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3Br। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6, प्राथमिक अमीन से। प्राथमिक अमीन से इसमें आपको रिएक्शन नजर आ रही है, देखिएगा CH3NH2, इसकी रिएक्शन किससे कराई? टिल्डेन अभिकर्मक से। CH3NH2 की रिएक्शन है टिल्डेन अभिकर्मक से। टिल्डेन रिएजेंट का फॉर्मूला है NOCl, जिसका केमिकल नेम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो रिएक्शन देखिए, जब अपन इन दोनों को गर्म करते हैं तो N के साथ रिएक्ट करके N2 बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और CH3Cl बन जाता है। याद रहे ऐसी रिएक्शन बहुत आती रहेंगी। जब N2 का रिमूवल होता है तो हमेशा रिएक्शन में गर्म करना होता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ RX, भौतिक गुण। फर्स्ट, प्योर स्टेट में RX जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन सन रेस की प्रेजेंस में ये, जैसे RBr है, RI है, ये येलोइश हो जाते हैं। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, RX चूंकि क्या है? कोवेलेंट इन नेचर हैं, सहसंयोजक प्रकृति के हैं, इसलिए ये जल में कम घुलते हैं, परंतु अल्कोहल, ईथर, बेंजीन जो कि कोवेलेंट सॉल्वेंट हैं उनमें आसानी से घुल जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सजातीय श्रेणी में शुरू के मेंबर्स क्या होते हैं? हल्के होने के कारण गैसियस स्टेट में होते हैं, और जैसे जैसे अपन सजातीय श्रेणी में होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? लिक्विड और बाद में सॉलिड। तो इनमें भी CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl गैसियस स्टेट में है, जबकि CH3I व अन्य RX द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट, यदि हेलो एल्केन्स को जलाया जाता है तो ये हरे रंग की लाइट के साथ या फ्लेम के साथ जलते हैं। नेक्स्ट, ये आपको बताया ही जा चुका है कि RX की प्रकृति क्या होती है? पोलर कोवेलेंट इन नेचर। पोलर कोवेलेंट होने के कारण अपन पोलर कोवेलेंट हो गया, इसका मतलब इनकी नेचर क्या हो गई? थोड़ी सी आयनिक। और जिनकी आयनिक नेचर होती है आपको पता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? ज्यादा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है किसी भी RX का, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। रिपीटेड है। नेक्स्ट है
देखिए नेक्स्ट को CH3F, इट इज लेसर देन CH3Cl, इट इज लेसर देन CH3Br, इट इज लेसर देन CH3I। यहाँ पे आपको ये जो क्रम दिखाई दे रहा है, सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि CH3I का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। लेट अस सी, CH3 इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, इससे जवाब नहीं आएगा। FCl-Br-I में I का एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जब एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। तो CH3I का टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, सभी से सबसे ज्यादा। टोटल मॉलिक्यूलर वेट होने से क्या होता है, ज्यादा होने से नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, बॉन्ड्स को तोड़ने में क्या लगेगी, उतनी ही अधिक ऊष्मा या ऊर्जा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर, ये क्वेश्चन एंड आंसर 11th क्लास में भी था, रिपीटेड है। देखिए, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। इन सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H9Cl। अब देखिए फॉर्मूला, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी कि क्वथनांक जो होता है वो शाखाओं के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। ये तो एक हो गई याद रखने वाली बात। अब इसको समझते हैं। आप देखिए तृतीयक संरचना में तीनों एल्किल ग्रुप कहाँ हैं। मैं चालू करती हूँ नॉर्मल से आइसो की और फिर आइसो से नियो की ओर या तृतीयक की ओर आपको ले जाने का प्रयास करती हूँ। नॉर्मल में देखिए सारे कार्बन एटम जो है वो सीधी श्रृंखला में है, दैट मीन्स सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। आइसो में और पास पास आ गए, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, और भी कम। तृतीयक में सरफेस एरिया सबसे कम हो गया, सरफेस एरिया सबसे कम हो गया, डेंसिटी क्या हो गई, सबसे ज्यादा। जब समान एल्किल ग्रुप सब पास पास आ जाते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन, प्रतिकर्षण होता है, इसलिए बॉन्ड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, वीक। जब बॉन्ड वीक हो जाती है तो तोड़ने में क्या लगेगी, कम ऊष्मा या ऊर्जा, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम। आइसोब्यूटिल क्लोराइड का उससे ज्यादा और नॉर्मल का सबसे ज्यादा होगा। नाउ लेट अस सी, because branching of the chain makes the molecule more compact and therefore decrease the surface area, the magnitude of van der Waals forces of attraction decreases, therefore boiling point is less than those of straight chain compounds। एल्केन्स के भौतिक गुणों को अपन देख रहे हैं, उसमें लास्ट भौतिक गुण देखिए। इसमें आपको केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है, CH3I इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा है एथेन बन रहा है और आयोडीन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि I का आकार सबसे बड़ा होने के कारण CH3I के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो बहुत ही क्या होती है, वीक बॉन्ड होती है। इसलिए CH3I को यदि अपन सिर्फ सूर्य के प्रकाश में भी रखते हैं तो ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाती है। अब आप बॉन्ड स्प्लिट हो गई तो CH3 तो नेचर में अकेला कुछ बनता नहीं है, स्थायी तो नहीं है, तो इसको अपन 2 से बैलेंस करेंगे। इसलिए CH3I स्वतः ही सूर्य के प्रकाश में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो क्या बना लेता है, एथेन और आयोडीन। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। देखें जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ही अपन ने इनको व्युत्पन्न माना है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। और दूसरा है अपचयन अभिक्रिया, रिड्यूसिंग रिएक्शंस। अब 11th क्लास में इन सभी के आपको डेफिनेशंस थी, इसलिए इन सभी की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, और नहीं तो आप 11th क्लास की बुक में जाके देखें। मैं तो यहाँ पे एक बार बोलूँगी ही, पर यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी। फर्स्ट,
केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नाभिक स्नेही क्या होता है? नाभिक से स्नेह करने वाला। नाभिक के ऊपर नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करने वाला क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का मतलब क्या होता है? वह स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो? अधिकता हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। यानी कि पिछले साल अपन ने देखा था कि नाभिक स्नेही NU जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूट्रल और दूसरा क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। न्यूट्रल में क्या आ गए? जैसे वाटर के केंद्रीय ऑक्सीजन एटम पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, दो लोन पेयर्स हैं, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गया। और जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, OH माइनस है, दे आर ऑल्सो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। तो चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 12th क्लास में देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक को इन्होंने बोला है SN1 रिएक्शन, दूसरे को बोला है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होती है? SN1 रिएक्शन को समझने के लिए SN1 रिएक्शन के हेडिंग में लास्ट पे चले जाइए। मैंने आपके सामने रिएक्शन शो कर रखी है, इस रिएक्शन को देखिए। SN1 हेडिंग के लास्ट में जो रिएक्शन लिखी हुई है उसको देखिए। हेडिंग है तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस KOH गिव्स यू, क्या लिखा हुआ है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस KCl। इस रिएक्शन को देखिए। इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में Cl के ऊपर आप लगा लीजिए, पेन लेके बैठा करें, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा लें और Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। K पर पॉजिटिव और OH पे माइनस। ठीक है, अब जब ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है एक रिएक्टेंट का नेगेटिव दूसरे रिएक्टेंट के पॉजिटिव से रिएक्ट करता है, यानी कि KCl निकल जाएगा और Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा? OH। Cl के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। OH के ऊपर भी क्या है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि हटने वाला भी नेगेटिव है, नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, और जुड़ने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन को अपन ने क्या कह दिया? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का स्थान ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपके दिमाग में आएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ठीक है, परंतु इसको SN1 रिएक्शन क्यों कहा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, SN रिएक्शन 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। तो SN1 का पहले तो फुल फॉर्म देखें, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपन ने इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा? देखते हैं इसके मैकेनिज्म के जरिए। इसके मैकेनिज्म को आप देखिए। KOH आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये आयनाइज होकर क्या बना लेगा? K प्लस और OH माइनस। इसी प्रकार टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो स्प्लिट होकर क्या बना लेगा? आपको दिखाई दे रहा है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ओके, ये जो दो रिएक्टेंट्स अपन ने डाले थे, अब ये दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो वास्तव में फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट इनिशियली शुरू में ही दोनों से रिएक्शन करना प्रारंभ नहीं कर देते हैं। सबसे पहले टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो फर्स्ट स्टेप में आयनाइज होता है और आयनाइज होकर Cl माइनस अलग हो जाता है और बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। अर्थात फर्स्ट स्टेप में अपन को क्या मिल गया? कार्बोनियम आयन, जिसका पूरा नाम है तृतीयक ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। अब देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो सेकेंड स्टेप में अपन देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप से अपन को कार्बोनियम आयन मिला था, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो इसके ऊपर सेकेंड आक्रमणकारी सेकेंड अटैकिंग रिएजेंट KOH की क्या रिएक्ट करेगी? OH माइनस। OH माइनस आप देखिए जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। इसमें एक बात ये ध्यान देने की आपको कि Cl हट गया और उसके स्थान पे OH आ गया, पहली बात। दूसरी बात, अब रिएक्शन तो पूरी हो गई, परंतु अभी भी आपके दिमाग में आएगा कि इसको अपन ने SN1 रिएक्शन क्यों कहा। देखिएगा इसके मैकेनिज्म में, इसके मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में अपन को दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट दो होने के बावजूद भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के पीछे एक ही
रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो कभी भी जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टेंट दो हैं और रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आपने देखा, अब स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे आपने देखा कि RX जो है वो पहले धीमी गति से दो आयनों में स्प्लिट हो जाएगा। RX का यहाँ पे हिट्रोलिटिक फिशन हो रहा है। होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल बनते हैं, हिट्रोलिटिक फिशन से क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। सबसे पहले इनका हिट्रोलिटिक फिशन हो गया। सेकेंड स्टेप में देखिए कि R+ जो है वो Nu- से बहुत तेजी से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। फर्स्ट रिएक्शन स्लो थी क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी एक न्यूट्रल उदासीन RX से, जबकि सेकेंड स्टेप में दोनों ही आयन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आयन तुरंत चाहते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, प्रोडक्ट बना लें, इसलिए आयनिक रिएक्शन सदैव ही तीव्र गति से होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिक्रिया के प्रथम पद में जो कार्बोनियम आयन बनता है वो जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, SN1 रिएक्शन की विशेष बात यह है कि फर्स्ट स्टेप में जो R+ बनता है, कार्ब धनायन बनता है, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही अधिक स्थायी। स्थायी का मतलब है तो उसमें प्लस चार्ज, पर वो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ही अधिक उसका होगा उतना ही अधिक SN1 रिएक्शन तेजी से होगी। इसलिए देखिए कि SN1 रिएक्शन यहाँ पे सभी आपको कार्ब धनायन कार्बोनियम आयन नजर आ रहे हैं, परंतु सबसे अधिक कौन सा कार्बोनियम आयन है जो कि SN1 रिएक्शन बहुत तेजी से देता है, वो है लास्ट वन, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसके केंद्रीय कार्ब धनायन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस केंद्रीय कार्बन धनायन को 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय कार्बन आयन धनायन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक हो जाता है। जितना ज़्यादा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा पॉजिटिव आयन के ऊपर, उतना ही उसका स्थायित्व अधिक होगा। तो यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा कार्ब धनायन SN1 रिएक्शन सबसे अधिक देगा, तो वो होगा 3 डिग्री। उससे कम कौन देगा, 2 डिग्री। उससे कम कौन देगा, 1 डिग्री। यानी कि SN1 रिएक्शन कौन से RX सबसे ज़्यादा देते हैं, वो है 3 डिग्री कार्ब धनायन। नेक्स्ट SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म है डाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी समझने के लिए SN2 रिएक्शन के लास्ट रिएक्शन को अपन देखें। इसमें भी अपन ने RX ले रखा है। RX की रिएक्शन किससे करा रखी है, न्यूक्लियोफाइल से करा रखी है। यहाँ पे जो अपन ने RX लिया है वो 1 डिग्री लिया है, यानी कि शायद अभी बिगर समझे अपन को स्पष्ट हो रहा होगा कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो हैं वो SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा देते हैं। ये बात की बात, अभी इधर देखें, इस रिएक्शन को देखें। CH3Cl + Nu- न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में सबसे पहले आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट के ऊपर निगाह डालिए। रिएक्टेंट में Cl राइट हैंड साइड में है और प्रोडक्ट में Cl हट गया है और उसके स्थान पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है। रिपीटिंग अगेन, रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड में है, जबकि प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है। रिएक्टेंट में एल्काइल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, प्रोडक्ट में एल्काइल ग्रुप राइट हैंड साइड में है। SN2 रिएक्शन में अब इस रिएक्शन को समझना स्टार्ट करते हैं कि इसको SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं। इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों ही रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX मल्टीप्लाइड बाय Nu-। तो यानी कि रिएक्शन रेट दोनों ही 2 रिएक्टेंट से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, इसलिए इसको अपन कहते हैं डाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कैसे दोनों मॉलिक्यूल एट अ टाइम रिएक्ट कर रहे हैं देखिएगा। दोनों रिएक्ट करके अब आप देखना इस स्ट्रक्चर को अपन को लिखना कैसे है। कार्बन को अपन ने लिखा, कार्बन के एक और 2 हाइड्रोजन, एक और 1 हाइड्रोजन अपन ने लगा दिया, एक और Cl। जिस
स्थान पे आपने Cl लगाया है, एक न्यूक्लियोफाइल लगाया है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ही अटैक होता है। ये बात सबसे पहले वॉल्डन नामक साइंटिस्ट ने समझाई थी। इसको बोलते हैं वॉल्डन प्रतीपन, वॉल्डन इन्वर्जन। यानी कि वॉल्डन महोदय क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ट्रांजिशन फेज यानी कि संक्रमण अवस्था में एक दूसरे के ऑपोजिट कॉर्नर्स पर सिचुएटेड होते हैं, यानी कि हटने वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ने वाले न्यूक्लियोफाइल के ऑपोजिटली लोकेटेड होता है। तो जब ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे पर अटैक करेंगे तो संक्रमण अवस्था यानी कि अत्यधिक अस्थायी अवस्था ट्रांजिशन फेज बनेगी। दैट मीन्स कार्बन की वैलेंसी तो कितनी होती है, 4। यहाँ पे आपको 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 डैश डैश, यानी कि थोड़ी देर के लिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है कार्बन के ऊपर अटैच हो सकता है। ये जब भी अटैच हो सकता है जब केंद्रीय कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम हो। यदि हाइड्रोजन के स्थान पे 2 डिग्री की बात यदि मैं करूं तो एक हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन का स्थान एल्काइल ग्रुप लेता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, केंद्रीय कार्बन के चारों ओर भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, स्थूल ग्रुप होते हैं। स्थूल ग्रुप मतलब क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, यानी कि ये अटैकिंग स्पीशीज को आक्रमण करने के लिए जगह नहीं देंगे। इसलिए 1 डिग्री RX में ही सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अब क्या होगा, ट्रांजिशन फेज तो हो गया। अब Cl इसके ऊपर परमानेंटली क्या हो जाएगा, हट जाएगा और जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऑपोजिटली डायरेक्शन से अटैच हो जाएगा। यानी कि इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म Cl group attacks from opposite side of halogen atom. As a result, SN2 reaction is always accompanied by inversion of configuration in same way as an umbrella is turned inside out in a strong wind. This process is called inversion of configuration or Walden inversion. Very very important term, कई बार बोर्ड में ये पूछा जाता है कि वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन प्रतीपन से आप क्या समझते हो। यानी कि अपन को क्या समझ में आया कि SN2 रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में पूरी होती है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती अवस्था नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था में ट्रांजिशन स्टेट में अपन को दिखाई दे रहा है दोनों न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री एंगल के ऊपर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। आक्रमण जो है वो पीछे से होता है, इसलिए इसको पश्च आक्रमण, बैकवे, पश्च मतलब बैक साइड से भी आक्रमण या पश्च आक्रमण कहा जाता है। संक्रमण अवस्था में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हटने वाला और जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल दोनों ही जो हैं वो आंशिक रूप से, टेम्परेरी रूप से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट कह रही हूँ, देखिएगा जरा लिखा हुआ है, यानी कि RX कौन सा होना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए, जो सबसे फास्ट SN रिएक्शन देगा वो होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट, कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, फर्स्ट रिएक्शन एल्किल साइनाइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। CH3Cl की जब रिएक्शन KCN से कराई जाती है, KCN यहाँ पे क्या है, एल्कोहलिक। व्हाट डज इट मीन, KCl को एल्कोहल में डिसॉल्व करके बनाया गया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन। Cl पे नेगेटिव चार्ज है, KCN के K पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या निकल जाएगा KCl और क्या बन जाएगा CH3CN। नेक्स्ट आ जाइए, CH3CN का जल अपघटन। CH3CN के जल अपघटन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, ये आपके लिए कुछ नई बात भी है। देखिएगा, CH3CN का फर्स्ट वर्ड है आंशिक जल अपघटन, दूसरा वर्ड है पूर्ण जल अपघटन। तो आंशिक जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर है, पर आंशिक और पूर्ण का मतलब क्या है। देखें, यदि कॉन्सेंट्रेट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है तो ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और यदि यही हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद वाटर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होगा तो इसे अपन क्या कहेंगे, पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो कॉन्सेंट्रेट HCl की प्रेजेंस में जब वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो देखिए किस तरीके से रिएक्ट करेगा। H2 चले जाएगा N पे
O चले जाएगा CO पे, तो क्या बन गया CH3CO NH2। जबकि पूर्ण जल अपघटन में दो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, और किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है। C ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर अब देखिए एक H दूसरा OH कार्बन पे गया। हिंदी मीडियम की बुक्स में पेज नंबर 193 देखिए, कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभी किया है, सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स अपनी बुक खोल के बैठा करें, ताकि जो भी आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो आप बुक में भी चेंज कर सकें। तो देखिए अपन रिएक्शन देख रहे हैं, CH3CN का आंशिक जल अपघटन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CN। अब C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, दो पाई बॉन्ड है। दो पाई को बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि एक पाई बॉन्ड को हटाने के लिए अपन को एक मॉलिक्यूल से, तो दो पाई बॉन्ड को हटाने के लिए अपन को दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराना होगा। परंतु जब अपन बोल रहे हैं आंशिक जल अपघटन, इसका मतलब अपन एक ही पाई बॉन्ड को हटाएंगे। और आंशिक जल अपघटन की कंडीशन आपको याद रखनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। और कैसे रिएक्ट करता है, देखिए H2O का H2 नाइट्रोजन से, और O जो है वो C से कनेक्ट हो जाता है और बनता है CH3CO NH2। नेक्स्ट है पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जिसको अपन हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अंडरस्टूड है, या हाइड्रोलाइसिस भी कहूँ तो भी अंडरस्टूड है कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, ऐसे दो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। कंडीशन याद रखनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तनु HCl की उपस्थिति में। तो कैसे जल का एक मॉलिक्यूल जुड़ता है, देखिए एक जल का मॉलिक्यूल तो वैसे ही जुड़ रहा है, N के साथ दो H और कार्बन के साथ एक O जुड़ गया। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करता है, H और OH के रूप में। H चली जाएगी नाइट्रोजन के पास और OH चले जाएगा कार्बन के साथ। ऐसा अपन ने स्प्लिट इसलिए किया है क्योंकि जब यहाँ पे पाई बॉन्ड पर योग होता है तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जैसे अपन योग कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट भी बन रहा है या नहीं। नेक्स्ट देखिए CH3CN का अपचयन, रिडक्शन ऑफ CH3CN। रिडक्शन ऑफ CH3CN में अपन देखेंगे, पहला है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन को भी अपन बोलते हैं आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन का मतलब वही है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब यही है एक पाई बॉन्ड ही रिमूव होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। पहले भी मैंने कहा था कि जब कभी भी अपन को रिडक्शन कराना है तो कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। बेस्ट एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो बात अलग है। एलिमेंट मीन्स यहाँ पे स्पेशली मेटल से है। नेक्स्ट, यदि अपन मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो अपन लिखेंगे H2, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। यदि अपन एलिमेंट के साथ, मेटल के साथ यदि कोई भी सॉल्वेंट भी लिख देते हैं तो वो रिएक्शन की रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। इसलिए अपन ऐसे केस में नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन लेते हैं। होता तो रिडक्शन ही है, परंतु स्पीड क्या हो जाती है, रिएक्शन की फास्ट हो जाती है। तो लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, पार्शियल रिडक्शन, आंशिक अपचयन, विच इज आल्सो नेम्ड एज स्टीफेंस रिएक्शन। CH3CN की यदि SN और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो ट्वाइस H रिएक्ट करता है और बनता है CH3CHNH। इसका नाम लिख लीजिए यदि बुक में नहीं है, एसीटेल्ड इमीन। और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस में NH के साथ H2 चले जाता है और कार्बन के साथ O चले जाता है और बनता है CH3CHO और NH3। दैट मीन्स स्टीफन रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले रिडक्शन होता है एल्किल साइनाइड का, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट है मेंडियस रिएक्शन, दैट मीन्स कंप्लीट रिडक्शन, पूर्ण अपचयन। इसमें कंडीशन देखिए, मेटल है सोडियम और सॉल्वेंट है C2H5OH। मेंडियस ने जो कंडीशन काम में ली वही अपन को लिखनी है। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N 4H से रिएक्ट करता है, कार्बन पे 2H चली जाती हैं, नाइट्रोजन पे 2H चली जाती हैं और बनता है CH3CH2NH2। नेक्स्ट एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड।
रिएक्शन देखिए, CH3Cl AgCN से रिएक्ट करता है, AgCl बन जाता है और CH3NC बनता है। आपके दिमाग में अभी ये आना चाहिए कि CH3CN बनना चाहिए, नहीं, याद रखना है आपको क्या बनता है, CH3NC। अभी मैं इसको तुरंत बाद नीचे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी करवाऊंगी कि CH3CN क्यों नहीं बनता, CH3NC क्यों बनता है। नेक्स्ट देखिए, CH3NC का रिडक्शन, वही सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, यहाँ पे N के साथ एक H जाएगा और 3 H CH कार्बन के साथ जाएगी और बन जाएगा CH3NH CH3। नेक्स्ट देखिए, CH3NC का जल अपघटन। CH3NC का जल अपघटन जब होता है तो जल अपघटन मतलब पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो किस तरीके से जल जुड़ता है, लिख लीजिए आपकी किताब में, N के साथ 2H2 चले जाएंगे और कार्बन के साथ एक O चले जाएगा। दूसरा जल का मॉलिक्यूल पूरा की पूरा कार्बन के ऊपर लिख लीजिए HOH, तो क्या बना, CH3NH2 और रीअरेंज कीजिए HCOOH बन जाएगा। CH3Cl KCN से साइनाइड परंतु AgCN से आइसोसाइनाइड बनाता है, समझाइए क्यों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए और मैं इसको राइटिंग में भी आपको लिख के दूंगी, ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए KCN क्या है, आयनिक कंपाउंड, जबकि AgCN क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। पहली बात, आयनिक कंपाउंड जो होता है उसका आयनाइजेशन होता है प्लस और माइनस में। तो चलते हैं इसका आंसर देखिए, KCN आयनिक प्रकृति का होता है, इसलिए Cn माइनस आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही होता है, इसलिए एल्किल साइनाइड बनता है। 11th क्लास में अपन ने इसी बात को ऐसे जाना था कि आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव चार्ज दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट करता है, यानी कि आयनिक अभिक्रिया बहुत जल्दी से संपन्न हो जाती है, क्योंकि आयनिक अभिक्रियाओं में विपरीत आयन परस्पर टकराते हैं और अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट इसी में देखिए, AgCN एक सह संयोजक यौगिक है, वह नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र होता है, इसलिए N से जुड़कर एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। Next, let us see in English, when haloalkanes react with KCN giving alkyl cyanide as a major product, while AgCN gives alkyl isocyanide as a major product, explain. KCN is an ionic compound, therefore it gives Cn minus cyanide ion in its aqueous solution. Even both carbon and nitrogen having a tendency to donate electron pair, but attacking takes place from carbon side because C single bond C bond is more stable than C dash N bond, therefore KCN gives mainly RCN. Next, AgCN is a covalent compound. Its nitrogen having tendency to donate electron pair, therefore AgCN gives alkyl isocyanide as the major product. Next chemical reaction, third, alcohol का निर्माण। वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन, CH3 CH2Cl प्लस KOH। KOH यहाँ पे क्या होना चाहिए, जलीय एक्वस, क्योंकि यदि अल्कोहलिक होता है तो आपको अभी मैंने बताया था वी हाइड्रोहेलोजिनेशन, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण होगा। तो जलीय KOH से जब रिएक्शन होती है तो KCl निकल जाता है, OH जुड़ जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नाइट्राइट, ONO। तो देखिए एल्किल नाइट्राइट KNO2 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ध्यान से देखिए, क्या होगा, K सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो जब CH3Cl KONO से अभिक्रिया करता है, KONO के नीचे लिख दो आयोनिक, लिख दिया आयोनिक। अब लिख दीजिए K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वेरी सिंपल, CH3Cl का नेगेटिव चार्ज Cl K पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, KCl, CH3 सीधे O से जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3ONO। बनने वाले प्रोडक्ट का पहली बार नाम बता रही हूँ, क्या होगा, मैथिल नाइट्राइट।
नेक्स्ट है नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नाइट्रो समूह होता है NO2 समूह। तो देखिए जब CH3 CH2Br की अभिक्रिया AgNO2 से कराई जाती है, AgNO2 का भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं AgON डबल बॉन्ड O। AgNO2 के नीचे मेन बात लिखिए कोवेलेंट सह संयोजक। तो चलिए AgBr निकल जाएगा और सीधे CH3 CH2N से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा CH3 CH2NO2 दैट मीन्स नाइट्रो एथेन। नेक्स्ट हेडिंग है ईथर का निर्माण। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईथर? ROR। देखिए जब एथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल शुष्क सिल्वर ऑक्साइड ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से रिएक्ट करते हैं, चूंकि यहाँ पे Ag2 है, दो Ag हैं, तो अपन को एथिल ब्रोमाइड के भी कितने मॉलिक्यूल लेने पड़े? दो। तो क्या सह उत्पाद बन जाएगा बाय प्रोडक्ट ट्वाइस AgBr और बन जाएगा C2H5O C2H5O। यू में से डाईएथिल ईथर और IUPAC नेम फॉर डाईएथिल ईथर इज एथॉक्सी एथेन। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ईथर हेडिंग है विलियमसन ईथर संश्लेषण।